नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने हम तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूनाइटेड अरब इमारेट्स यूएई पहुंच गए, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इस खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए, जहां पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि दुबई के बुर्ज खलीफा ने इस दौरान तिरंगे झंडे, जो कि भारतीय तिरंगा झंडा है, उसका रंग भी प्रदर्शित किया और इस लिहाज से ये बहुत अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचने पर जो उनकी स्वागत की गई, इसके लिए वहां के दुबई के जो क्राउन प्रिंस है उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि शेख खालिद प्रिंस जो है वो खुद ही मेरे स्वागत के लिए और इसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी के अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए कहा कि साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ जो है वो स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ जो है व्यापक बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी का एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा G20 के एजेंडे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से यूएई का यह 5वां दौरा है। इससे पहले वो फ्रांस दौरे पर थे और फ्रांस दौरे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ वहां की देश की जनता का आभार जताया। साथ ही इस यात्रा को बेहद यादगार बताया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। हेट स्पीच केस में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आजम खान को आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान के ऊपर आरोप है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर के जिला अधिकारी और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से टिप्पणी की थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो के तहत आजम खान के ऊपर मुकदमा रामपुर में दर्ज किया गया था, जिसकी आज कोर्ट में पेशी के दौरान आजम खान को सजा सुनाई गई। आजम खान को कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आजम खान का क्या रुख रहता है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। दिल्ली में बारिश का पानी, बाढ़ के पानी भरने से कई इलाकों में जाम की स्थिति देखी जा रही है। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी की आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ रहे जमुना के जलस्तर को देखते हुए, जहां दिल्ली में पूरी तरीके से पानी की जो है बात की जाए तो पानी हर जगह भर गया है। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद हथनीकुंड से जब पानी छोड़ा गया यमुना नदी के अंदर, तो यमुना नदी ने जो है चारों तरफ पानी पानी हो गया। बात की जाए आईटीओ की, तो आईटीओ के पास भी पानी का जलभराव काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद लाल किले की बात की जाए तो लाल किले पे भी पानी पहुंच चुका है। वहीं वीआईपी जो आवास बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हो या तमाम ऐसे विधायक सांसदों के मकानों में भी पानी भरा हुआ है। बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में जमुना का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने लगातार जो है रेस्क्यू कर रही है। लेकिन उसके बाद भी नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लोगों के साथ में खड़ा हुआ। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उस जल स्तर को बढ़ने के लिए जो है लोगों से कहा जा रहा है कि आखिरकार कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसी को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली में जो है यमुना नदी उफान पे है, तो तमाम लोगों के लिए जो है नोएडा पुलिस में जो है भगवान के रूप में बनी हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली में बाढ़ आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस खबर की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा। राजधानी दिल्ली इन दिनों झीलों का शहर बन गई है। कुछ इलाके तो मसूरी के कैंपटी फॉल जैसे नजर आने लगे हैं। दिल्ली में इन दिनों पानी का जलस्तर जस का तस बना हुआ है।
चौथा दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का जल स्तर है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें, इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है और इसको लेकर उन्होंने इस पर चर्चा की है। लेकिन आपको बता दें, चाहे रिंग रोड हो, चाहे राजघाट हो, चाहे फिर लाल किला हो, हर जगह पे पानी का जो स्तर है वो वहीं का वहीं है। फिलहाल थोड़ी सी खुशखबरी जरूर है दिल्ली वालों के लिए कि पानी का जो जल स्तर है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरे के निशान पर अभी भी दिल्ली का जो जल स्तर है यमुना का वो लगातार बना हुआ है। वहीं देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता परेशान है। कई जिलों में पानी की समस्या है, खाने पीने की समस्या से लोग परेशान है। कई इलाकों में 4 दिनों से बिजली नहीं है, ये खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लगातार लोग परेशान और दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार उधर हरियाणा पे ब्लेम डाल रही है कि हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है, उत्तराखंड से पानी आ रहा है, यूपी से पानी आ रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से रोटियां सेक रही हैं, लेकिन इसके बीच जनता को परेशानी से भुगतना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर अतिशी ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हथनीकुंड से ये पानी की वजह से दिल्ली का जो जल, यमुना का जो जल स्तर वो लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इन सब के बावजूद भी आज भी जो यमुना का जल स्तर है वो वैसा का वैसे ही है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो दिल्ली के सड़कों में पानी भरने की वजह से जो वाहन है वो रेंगते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी एक बार साथ दिखाई देंगे। इस खबर की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने को, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान, लाजपा के चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान को और उनसे कहा है कि 18 जुलाई की जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होनी है आप उसमें जरूर आइएगा। और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद लाजपा की तरफ से ऐलान हो सकता है, चिराग पासवान ऐलान कर सकते हैं कि ये इनके साथ गठबंधन में जाएंगे, यानी कि एनडीए के साथ वो गठबंधन कर लेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है उसमें अहम भूमिका उनको मिल सकती है, यानी कि कोई मंत्री पद मिल सकता है उनको, मोदी सरकार में मंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। अब ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अब बिहार में रिजेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि गठबंधन अभी कहा जा रहा है पूरी तरीके से ऐलान हुआ है, लेकिन 80% तक ये साफ है कि गठबंधन होगा। 18 जुलाई को इसकी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि गठबंधन काफी खास है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर एनडीए के साथ एलजेपी साथ में आ जाती है तो नीतीश कुमार के सामने टक्कर में खड़ी हो जाएगी, नीतीश कुमार ध्वस्त हो सकते हैं। और चिराग पासवान की तरफ से भी साफ तौर पे कहना है कि अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को रिजेक्ट करिए। जिस तरीके से हाल है बिहार में उसको देखते हुए नीतीश कुमार को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसे में देखिए अब रार कहाँ पे आके अटकती है, अब रार यहाँ पे आके अटकती है कि चिराग पासवान के जो चाचा है जिनमें लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। जब से चिराग पासवान के पिताजी की डेथ हुई है तब से दोनों के बीच में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है कि ये पार्टी कौन संभालेगा। और ऐसे में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी उनके पास रामविलास पासवान के बाद, और उसके बाद दोनों में और ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा। अब संशय यहाँ आके अटक रहा है, क्या दोनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर चाचा को हटा के भतीजे को वो मंत्रिमंडल दिया जाएगा, वो मंत्री पद दिया जाएगा। ऐसे में सवाल का जवाब सिर्फ 18 जुलाई को मिलेगा, तो इंतजार है 18 जुलाई को, देखना होगा उस दिन क्या कुछ ऐलान होके सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। योगी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत शनिवार को 17वें नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है, जिसके चलते लगातार अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसी के चलते आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा चयनित 400 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि 2017 के बाद से रोजगार को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था को जो है वो अपनाया गया है, जिस वजह से अब पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां हो रही हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की जो है वो बात निकल के सामने नहीं आई। इस कार्यकाल के अंदर पिछले 1.5 साल से भी कम के जो वक्त है उसकी बात करें तो उसमें 55,000 से अधिक जो है वो रोजगार सरकारी अलग अलग विभागों में जो है वो जारी करके लोगों को भर्ती किया गया है। पिछला कार्यकाल मिला लें तो 6 लाख से अधिक भर्तियां हो गई और एक भी भर्ती प्रक्रिया जो है उस पर कहीं किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, कोई भी मामला न्यायालय में जो है वो लंबित नहीं है। प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। इसके अलावा जो सामान्य पदों पर भर्ती थी उसमें से इंटरव्यू जो था उसको हटा दिया गया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ करते थे या फिर गलत तरीके से जो भर्तियां हुआ करती थी उस पर भी अंकुश लगा है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली जाएं, लोगों को भर्ती किया जाए और उसमें पूरी तरीके से उनको भ्रष्टाचार मुक्त रखा जाए। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई टल गई है। हमारे सहयोगी सुशील सिंह की आप ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर में आज माफिया जान मुख्तार अंसारी के फैसले का ऐलान होना था एमपी एमएलए कोर्ट में, जो कि 2009 का ये मामला था जब गाजीपुर के थाना करंडा गांव सुवापुर में कपिल देव सिंह की हत्या हो जाती है और 2009 में उनकी हत्या होती है। 2010 में गैंग चार्ट में 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी को मुजरिम बनाया जाता है और उसके बाद उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। आज फैसले की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के इस फैसले की तिथि को आगे टाल दिया गया। मुख्तार अंसारी के वकील को एक और मौका दिया गया। बचाव पक्ष में मुख्तार अंसारी के वकील ने यह दलील दी कि उन्हें एक मौका दिया जाए। 27 जुलाई को मुख्तार अंसारी के इस फैसले की तिथि को रखा गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसले की सुनवाई को टाल दिया गया है। 27 जुलाई गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर। समाजवादी पार्टी को विधायक दारा सिंह चौहान ने बड़ा झटका दिया है। हमारे सहयोगी प्रियम पाठक की आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरणों में भी बदलाव और कहीं ना कहीं विपक्षी खेमों में सेंधमारी का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ में गए थे। समाजवादी पार्टी ने उनको घोसी विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी के तौर पर उतारा था और वहां से उनको जीत भी हासिल हुई, लेकिन नगर निकाय चुनाव के बाद से ही देखने को मिला था कि उनकी नजदीकियां एक बार फिर बीजेपी से बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दी और आज दारा सिंह चौहान ने अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और ये एक बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले उनके एक विधायक का इस तरीके से इस्तीफा देना कि ये एक बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा करी थी, उस बीच दारा सिंह चौहान का इस तरीके से पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटके के तौर पर माना जा रहा है। इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान को बीजेपी फिर से एक बार शामिल अपने में कर सकती है और उनको बतौर प्रत्याशी के तौर पर मऊ लोकसभा की सीट या फिर घोसी की लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखीमपुर खीरी में नदी के कटान से हाहाकार मचा है। हमारे सहयोगी रामजीत सिंह की आप ये रिपोर्ट देखिए। से 25 किलोमीटर दूर फूलबेड़ के गांव कर दिया मानपुर के मजरा में खड़े हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि शारदा का एक बड़ा कहर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं वहां बताया जा रहा है कि 50 ऐसे मकान थे जो शारदा में समा गए हैं। ठीक इसके पीछे पंचायत भवन बना है। पंचायत भवन के पास जो एक स्कूल है वो भी एक दिन पहले पानी के बहाव में चला गया, ढह गया है। वही कुछ लोग जो खड़े हुए हैं, जो हमारे पड़ोस में एक दादी हैं जो 50 साल से लगभग शादी होकर यहाँ आई थी। जिस तरीके से जो कटान जिस तरीके से हुई है, बड़ा भयानक कटान हुई है। दादी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कटान ये कितनी बार हुई है? बहुत
भैया 10-12 कम से कम 15 साल से काम चल रहा है। हर एक अधिकारी आते हैं, कोई कुछ पढ़ते नहीं, बस देख लेते हैं, देख के अपने घर चले जाते हैं। कितने मकान दादी इसमें बह गए होंगे? अरे मकान भैया पूरा जो न गोदी देखा ना, अभी मकान है, कम से कम 3-4 गड़ाई इधर है, सब इधर मकान में रहा है, सब मकान है, पूरा मकान गिर गया। मकान दादी का साफ कहना है कि दादी का कहना है कि 50 से लगभग मकान ऐसे हैं जो पानी में बह गए हैं। और प्रशासनिक अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जो अधिकारी हैं आते हैं, जायजा लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई स्थायी उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांव के लोगों का ठीक कहना है, ठीक हमारे पीछे दिखा सकते हैं जिस तरीके से जो गांव के लोग हैं अपना जो आशियाना है उसको तोड़, ठीक देख रहे हैं कि हथौड़े से तोड़ रहे हैं और तोड़ के जो पलायन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली से जो सेफ जगह है वहाँ पे जाने के लिए कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो रात में जो शारदा का जो कहर है, कहीं ना कहीं इनके जो आशियाना है उसमें जो कीमती सामान रखा है उसको लेके ना चली जाए। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है, खौफ है, बच्चे भी डरे हुए हैं, बड़े भी डरे हुए हैं, बुजुर्ग भी डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, लोगों के मन में डर है। कैमरामैन संयम सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से राम सिंह। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। जनपद के कड़घर इलाके की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ युवक रामगंगा नदी में कूदकर स्टंट कर रहे हैं। स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद जनपद की कड़घर पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया और इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कही गई है। दरअसल ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कड़घर इलाके के रामगंगा नदी पुल का है, जहाँ पर कुछ युवक अचानक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के द्वारा लिया गया संज्ञान। मुरादाबाद से शारिक सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। रायबरेली में एक सिपाही पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाया। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। रायबरेली जिले में तैनात एक सिपाही पर युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की शिकायत एसपी रायबरेली से की है, जिसके बाद एसपी के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया और आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन थाने में तैनात सिपाही अमित शुक्ला का है, जो 2 वर्षों पूर्व अयोध्या में तैनात था और उस दौरान उसकी युवती से फेसबुक चैटिंग के माध्यम से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद युवती उसके संपर्क में आई और उसके दोनों के बीच में बातें होने लगी और मामला यहां तक बिगड़ गया कि उसने एसपी आलोक प्रियदर्शी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की और गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि उसने आरोप लगाते हुए बताया है कि जब अयोध्या में सिपाही अमित शुक्ला तैनात था तो उसने घूमने के लिए उसको बुलाया था, जिसके दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें की गई थी और यही नहीं, उसे रायबरेली में भी बुलाया गया और रायबरेली बुलाकर एक होटल के कमरे में उसको रखा और नशीली दवाओं को खिलाने के बाद उसका वीडियो बनाया गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। ये आरोप एसपी आलोक प्रियदर्शी से पीड़िता ने आप बीती बताते हुए कहा है और पूरे मामले को गंभीरता में लेते हुए विभाग के द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। गंभीर धाराओं में आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बता दें कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को एसपी के द्वारा संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्यवाही की गई है और वहीं आरोपी सिपाही की तलाश में पुलिस जुट गई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। सुल्तानपुर में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा लगातार जारी है। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र श्रीवास्तव। टप्पेबाजी और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सभी थानों को निर्देशित किया है कि वह सघन चेकिंग करें और उसी क्रम में मोदगापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह फायर करके भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर करके उसके पैर में गोली मारी और वह घायल हो गया, जिसकी पहचान शेरू नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। आपको बता दें, मोदगापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरू की गिरफ्तारी से
पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसी के निशानदेही पर जयसिंहपुर थाना अंतर्गत 3 लोगों को पकड़ा गया है, जो कि स्कॉर्पियो पर बैठकर रास्ते में चलने वाले लोगों को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर लूटा करते थे। आपको बता दें, तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिनकी पहचान जौनपुर निवासी बताई जा रही है। उनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 3,267 रुपये और तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। यूपी के हापुड़ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक तस्वीर देखने को मिली है। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ से एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, हापुड़ में मिली है हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने के लिए। आपको बता दें, सावन का महीना चल रहा है और हरिद्वार से कांवड़ लेकर सभी कांवड़ी अपने घर के लिए वापस लौट रहे हैं। हापुड़ से गुजरने वाले कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है स्वागत। आपको बता दें, मुस्लिम समाज के द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए एक कैंप लगाया गया है और इस कैंप में मुस्लिम समाज के लोग ही कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने हापुड़ से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों पर जहां पुष्प वर्षा की है, वहीं उन्हें खाद्य पदार्थ भी वितरित किया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के द्वारा कांवड़ियों की सेवा करते हुए ये नज़ारा देखते ही बनता है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। अमरोहा में महिला सिपाही का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। एक बार फिर महिला सिपाही ने वर्दी की मर्यादा को तार तार करके इंस्टाग्राम की रील बनाई है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अमरोहा में पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार कई मामले सामने आए हैं जहां पर लगातार महिला सिपाहियों पर कार्रवाई भी हुई है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया का है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान कस्बा जोया के ओवरब्रिज पर महिला सिपाही की ड्यूटी लगाई गई थी, जहां पर बारिश के मौसम में महिला सिपाही ने इंस्टाग्राम की रील बनाई है। वर्दी में इंस्टाग्राम की रील बनाकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं महिला सिपाही ने गाने पर वर्दी की मर्यादा को तार तार करते हुए उसको नाचते हुए वीडियो बनाया है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अमरोहा के आला अधिकारियों ने भी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात की है। अमरोहा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर महिला सिपाही द्वारा लगातार इंस्टाग्राम की रील वर्दी में बनाई गई थी, जिन पर लगातार कार्रवाई भी हुई है। अन्य जनपदों में भी इस पर कार्रवाई हुई है। अब देखना होगा कि अमरोहा के पुलिस अधीक्षक इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। जो महिला सिपाही है जिसने वर्दी की मर्यादा को तार तार करके इंस्टाग्राम की रील बनाई है, उस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।